आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। 12th बोर्ड 2025 और 26 का जो सेशन है उसका टाइम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और अभी वो समय है जिसमें बच्चों को प्रैक्टिस, रिवीजन और जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन बैंक है, इस सब पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। टेक्स्ट बुक थ्रू आउट द ईयर चला है और अभी का जो समय है वो बहुत ही कीमती समय है और इस समय बेसिकली जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। PYQ के साथ साथ जो मतलब सैम्पल पेपर अवेलेबल है, मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन है जिसका सैम्पल पेपर मतलब अवेलेबल है, तो उसमें से किसी भी पब्लिकेशन का लेकर के और बनाया जा सकता है। मतलब उसमें अराउंड 10 to 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सेट रहता है और CBSE की तरफ से भी 1-2 सैम्पल पेपर आता है, तो उसको भी बनाना चाहिए। NCERT को फिर भी मतलब रिवीजन में रखा जा सकता है। इसके अलावा एग्जाम्पलर मैथमेटिक्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एग्जाम्पलर मैथ्स बना लेते हैं तो उससे भी बहुत हेल्प मिलेगा। और अभी इस टॉपिक में जो हम लेने वाले हैं वो है क्वेश्चन बैंक, PYQ। 12th बोर्ड CBSE का जो अभी तक क्वेश्चन रहा है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है, तो अलग अलग ईयर का इसमें कलेक्शन है और वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसी टॉपिक पे मेरा डिस्कशन है। तो इसमें जो जो पहला लेक्चर है वो है रिलेशन, और इसके साथ रिलेशन और फंक्शन दोनों का कॉन्सेप्ट मतलब दोनों पे क्वेश्चन आता है। तो रिलेशन एंड फंक्शन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि रिलेशन की बात किया जाए तो रिलेशन 11th में भी था और 12th में भी पढ़ना है। उसी तरह से फंक्शन की बात किया जाए तो फंक्शन 11th में भी है एंड 12th में भी है। 11th में बेसिक फंक्शन था और बेसिक रिलेशन था कि डेफिनेशन था और कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह सब कैसे निकलता है, फिर रिलेशन का डोमेन और रेंज क्या होता है। उसी तरह से फंक्शन 11th का जो टॉपिक था वो फंक्शन एक्चुअली में है क्या और उसका क्या डेफिनेशन है, फिर फंक्शन का डोमेन रेंज कैसे निकलता है, ये सब था। फिर टाइप्स ऑफ द फंक्शन वो 11th में था बहुत सारे, जैसे मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फिर मॉडुलस से रिलेटेड और भी बहुत सारे उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सब था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसमें मतलब उसका ग्राफ कैसे बनता है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तो वो सब कैटेगरी वहाँ पर था। यहाँ 12th का जो टॉपिक है इसमें भी काइंड्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है, लेकिन इसमें है इंजेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी और इनटू फंक्शन। फिर इस दोनों फंक्शन को मिला करके, जैसे इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी मिला करके जो बाइजेक्टिविटी बनता है, तो फिर उससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है, उस पर कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, उससे जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो रियली में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको PYQ में देखने के लिए मिलेगा। और तो आइए हम इसको देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो ये MCQ क्वेश्चन है और जो पहला क्वेश्चन की बात किया जाए तो फंक्शन से लिया गया और इसमें बोल रहा है कि अ फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम R टू R एंड fx इज दिस। तो बोल रहा है ये फंक्शन दिया गया है और पूछ रहा है कि इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। अब MCQ बनाने के लिए मतलब ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक अपनाया जा सकता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। ये जो इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव का मतलब होता है 1-1, इंजेक्टिव को हम लोग 1-1 भी बोलते हैं। और जो सर्जेक्टिव फंक्शन है, सर्जेक्टिव को ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। अब इस दोनों का कंडीशन चेक कर लिया जाए। यदि बात किया जाए ऑन टू की, तो ऑन टू के लिए कंडीशन है रेंज एंड को डोमेन बराबर होना चाहिए। रेंज शुड बी इक्वल टू को डोमेन। अब आप एक चीज जरा देखिए, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये पैराबोला है, दिस इज पैराबोला, क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। और यदि ये पैराबोला है तो ये मतलब या तो अपवर्ड होगा नहीं तो डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पर a जो है वो 1 है और यदि a 1 है इसका मतलब ये अपवर्ड पैराबोला होगा, दिस इज अपवर्ड पैराबोला। अब यदि अपवर्ड पैराबोला होगा तो जरा सोच करके देखिए कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। अभी हम वर्टेक्स नहीं डिटरमाइन कर रहे हैं। यदि अपवर्ड पैराबोला होगा तो इसका रेंज फिक्स हो गया कि मतलब पूरा रियल नंबर नहीं आएगा, दिस इज द पार्ट ऑफ रियल नंबर। तो इसका जो रेंज होने वाला है, रेंज जो होगा रेंज जो होगा ये रियल नंबर का सबसेट होगा। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कंप्लीट रियल नंबर।
अब यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या लिखा हुआ है, मतलब f इज द फंक्शन, f इज द फंक्शन r टू r, ये जो सिंबल लिखा गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन मतलब दिया गया रहता है। इससे क्या पता चल रहा है, ये बोलना चाह रहा है यहाँ जो चीज दिया रहता है वो डोमेन होता है, दिस इज द डोमेन, ये डोमेन है और ये जो चीज दिया हुआ है ये को डोमेन है, दिस इज को डोमेन। तो डोमेन और को डोमेन यहाँ पर दिया गया है। अभी जो मतलब टॉपिक था बोला कि रेंज इज इक्वल टू आर, तो मेरा को डोमेन हमको पता है आर, को डोमेन जो है वो पूरा रियल नंबर है और रेंज रियल नंबर के बराबर नहीं है, मतलब साफ पता चल रहा है कि ये जो रेंज है, रेंज इज नॉट इक्वल टू को डोमेन। और यदि रेंज को डोमेन के बराबर नहीं है इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है, सो द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। और यदि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है इट मीन्स इट इज नॉट सर्जेक्टिव, क्योंकि सर्जेक्टिव को ही ऑन टू बोलते हैं, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो क्या बोल रहा है, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, तो सर्जेक्टिव तो नहीं है सर, ये बी ऑप्शन जो बोल रहा है ये बात इसका गलत है क्योंकि सर्जेक्टिव है नहीं। फिर क्या बोल रहा है, बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, ये भी बात इसकी गलत है। अब ये पहला और दूसरा मतलब हमको इंजेक्टिविटी चेक करना है, इंजेक्टिविटी मतलब 1 1। अब ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं, तो ये कैसे चेक करें भाई, यदि ये पैराबोला है तो ये फंक्शन इंक्रीज, और पैराबोला किस मतलब रेंज में, क्या इसका डोमेन है, तो कंप्लीट रियल नंबर, कंप्लीट रियल नंबर की बात किया जाए तो ये ग्राफ अपवर्ड मतलब ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों होगा। यदि ग्राफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों है इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, मतलब मेनी वन, क्योंकि यदि हम इसमें लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहीं भी ड्रॉ करेंगे तो इसको दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, और यदि लाइन पैरेलल टू, इफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन एट मोर देन वन पॉइंट्स देन द फंक्शन इज नॉट 1 1, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। इट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शन ना तो इंजेक्टिव है और ना ही सर्जेक्टिव है, इट मीन्स नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है दिस इज द करेक्ट मतलब करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर बात आती है कि चूंकि मतलब चूंकि समझाने में इतना टाइम लगता है बट जिनको आता है, जिनको कॉन्सेप्ट पता है तो वो बहुत जल्दी टिक कर देगा, तो इसीलिए ये जानना जरूरी था कि कैसे मतलब हम इसको बनाते हैं। तो ये ऑप्शन हुआ, इसके और भी मेथड हैं बनाने के लेकिन ये मतलब आप ऐसे ग्राफ को अप्रोच करके बनाना ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ये क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ 4 गिवन ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बोला लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय दिस, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है और इसमें से कौन सा बिलोंग करे, तो ये बहुत ही आसान चीज है। क्या बोल रहा है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, और आर कोई रिलेशन दिया हुआ है जो इस बात को फॉलो कर रहा है। भाई मेरे ये क्या बोलना चाह रहा है कि ए इज इक्वल टू बी माइनस टू, ये बात बोलना चाह रहा है। इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस टू को यदि हम इधर लिख ले तो बी माइनस ए मीन्स बी माइनस ए इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं दिस इज टू, और बी जो लेना है बी इज ग्रेटर देन 6, जो इस रिलेशन को फॉलो करता हो वही एलिमेंट इसमें होगा हमारा जो दो एलिमेंट है जो रिलेशन में है ए कॉमा बी, ये रिलेशन में होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, तो ये दोनों का डिफरेंस 2 होना चाहिए, मतलब बी बड़ा नंबर है, बी में से ए को माइनस करें तो 2। अब जरा आप देखिए 8,7 ये कहाँ से होगा, ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो ये मतलब देखते ही नेग्लेक्ट हो गया। फिर क्या बोल रहा है 3 और 8, ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी, मतलब कम से कम तुक्का भी यदि इसमें लगाया जाए तो मतलब आसानी से लगाया जा सकता है, तो ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। अब रह गया सी और 8 इसमें। अब जरा आप इसको देखिए क्या बोल रहा है, बी माइनस ए, मतलब बी ऑफ कोर्स बड़ा नंबर है, बी बड़ा हो गया ए से, बी ग्रेटर देन, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आप इसको चाहे तो चेक करके मतलब चेक कर सकते हैं 2,4, तो यदि बी के जगह हम 4 रखेंगे और ए के जगह 2, तो ये 2, इसका मतलब यहां पर मैंने 2 रखा था, तो 4 माइनस 2 इज 2, इट मीन्स 4 2,4 दिस बिलोंग्स टू आर, तो ये इस रिलेशन में है। तो इस तरीके से मतलब आपको सारे मतलब ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देना है और जो कंडीशन दिया हुआ है उसका यूज करके बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट ए
जो है मतलब ए इज द सेट व्हिच कंटेन्स एलिमेंट 3 एंड 5, देन द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए कोई सेट है और जिसमें 2 एलिमेंट है और आपसे पूछा गया कि इसमें कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये आइडेंटिटी की तरह है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव है। वहीं पर आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ वनली, मतलब उसमें वनली रहता है, इसमें वनली की बात नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट भी इंक्लूड हो सकता है। कहने का मतलब ये 3 है, दिस इज 3 और ये 5 है। अब यहां पर दिस इज 3 एंड दिस इज 5, तो इसमें क्या होगा 3,3 और ये बनेगा 3,5, फिर इसमें बनने वाला है 5,3 एंड दिस इज 3,3। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए 3,3 होना चाहिए एंड सॉरी ये 5,5 होगा, दिस इज 5, 5,5, ये 5,5 होना चाहिए। यदि केवल ये है तो ये आइडेंटिटी भी है, दिस इज आइडेंटिटी, ये रिलेशन आइडेंटिटी भी है, दिस इज आइडेंटिटी, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली है। और ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। दूसरी बात, यदि हम रिलेशन इस तरीके से लिख रहे हैं, लेट्स से दिस इज R1, दिस इज R2, तो 3,3, दिस इज 5,5 और उसके बाद हम यदि ऐसा लिख ले 3,5, तो दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव, ये भी रिफ्लेक्सिव होगा, दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव। हाँ ये रिफ्लेक्सिव है बट आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें इंक्लूड किया जा सकता है रिफ्लेक्सिव में। तो आपको वही बताना है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होगा, तो ये तो होना ही चाहिए। और अभी जैसे 3,5 लिए तो एक रिलेशन बना, एक ये भी रिफ्लेक्सिव हुआ, फिर दूसरा क्या बन सकता है R3 जो कि 3, 3, 5,5 एंड 5, 3 ये भी होगा। क्या और पॉसिबल है, यस ऑफ कोर्स, और मतलब बन सकता है, जैसे 3,3, 5,5 ये दोनों तो होना ही चाहिए। और हम ले सकते हैं जैसे नॉन डायगोनल एलिमेंट 3,5, बोथ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एंड दिस इज 5,3। अब जरा बात को समझा जाए, तो हमारे पास कितने रिलेशन आ गए, तो 1, 2, 3, 4, टोटल 4 रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है। एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन बट एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। खैर ये सब बात पता होनी चाहिए यदि आप एमसीक्यू क्वेश्चन बना रहे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव की बात किया जाए, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये हमारे पास कितने आ गए, तो ये आ गए टोटल 4 और ये बन गया। अब जरा आप एक बात समझाइए, अभी तो इस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात किया जाए तो 2 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 2। यदि 2 से ज़्यादा एलिमेंट होता 3, 4, 5 तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना, सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती और काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता और फिर गिनने में भी, काउंटिंग में भी बहुत परेशानी होती, हो सकता था कोई छूट जाए। और चूंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो मतलब जल्दी बनना भी चाहिए, तो फिर इस तरह से हम लोग नहीं लिखेंगे। ये होता कैसे है इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन इसको डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है। बहुत लोग फार्मूला जानते हैं लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है वो नहीं जानते हैं। यदि बोल दिया जाए उसको कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन भाई लिखो तो लिख नहीं पाता है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन और इसमें कौन कौन आएगा, तो ये मैंने आपको दिखाया। अब डायरेक्ट यदि इसको बनाना हो तो कैसे हम बनाएंगे, तो इसके लिए बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, मतलब यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आपको n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए n है, देन
नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कितना होगा? तो ये होगा 2 to the power n² - n। या तो आप ऐसे लिखिए, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं n×n-1। अब यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ है हियर, यहां यदि बात किया जाए तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा 2 to the power यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो 2 × 2 - 1 जो कि 1 होगा, 2 to the power 2 जो कि 4 होगा। अब ये निकलेगा कैसे, मतलब ये फार्मूला आया कहाँ से, इसका भी डेरिवेशन है, तो ये मेरे मतलब किसी अगले किसी एपिसोड में दिया हुआ है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। मतलब इसको कैसे डिराइव किया जाए, कैसे ये फार्मूला आया है, तो अभी इस फार्मूला का डेरिवेशन यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इस फार्मूला का यूज कैसे किए वो मैंने बताया, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता कैसे है, कैसे बना है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये था नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, रिलेशन का फिर से क्वेश्चन दिया हुआ है। रिलेशन आर इन सेट ए दे दिया है और ये डिफाइन किया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर इन आर shall be removed to make it an इक्विवेलेंस रिलेशन। तो भाई सबसे पहले तो ये जानना होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, व्हाट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यदि बात किया जाए इक्विवेलेंस रिलेशन की, इक्विवेलेंस रिलेशन सच रिलेशन आर व्हिच फुलफिल्स द क्राइटेरिया ऑफ रिफ्लेक्सिव, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, विच इज सिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक भी हो, एंड विच इज ट्रांजिटिव, जो ट्रांजिटिव भी हो। मतलब जो रिलेशन ये तीनों टाइप के कंडीशन को फुलफिल करता हो उसको इक्विवेलेंस बोलेंगे। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए था, ए, मतलब खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन था, तो रिफ्लेक्सिव में था इफ A, B बिलोंग्स टू आर देन B, A शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। यदि A का B के साथ रिलेशन है तो B का भी A के साथ होना चाहिए। और ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, तो इफ A, B बिलोंग्स टू आर, B, C बिलोंग्स टू आर, देन A, C बिलोंग्स टू आर। मतलब A का B के साथ रिलेशन है, B का C के साथ रिलेशन है, तो A का C के साथ होना चाहिए। यदि ये है तो ट्रांजिटिव, और जो तीनों हो उसको बोलेंगे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें चेक करना हमको कि कौन सा एलिमेंट मतलब इसमें से रिमूव कर दिया जाए तो इक्विवेलेंस बनेगा। 1,1 डायगोनल एलिमेंट है, ये मतलब इंक्लूडेड होना चाहिए। 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए। अब रह गई बात 1,2, यदि 1 का 2 से है तो इस रिलेशन में 2 का 1 से होना चाहिए, तो इसमें 2 का 1 से है नहीं, जो इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो अभी ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, और यदि ये सिमेट्रिक नहीं है तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं है। बोला क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर इन आर शैल बी रिमूव्ड टू मेक इट इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब हम लोग को इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है। अभी इस 1,2 के कारण 1,2 के कारण ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, तो इस एलिमेंट को हम लोग हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो जो नया सेट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपको 1,1 2,2 एंड दिस इज 3,3। और ये रिलेशन जो है मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, और ये इनफैक्ट आइडेंटिटी रिलेशन है। और आपको पता होना चाहिए कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन इज मीन्स इट फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। तो ये मतलब इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। लेट द रिलेशन इन आर, ये दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी भी दिया हुआ है। देन आपसे पूछा गया है 1, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। ये जो चीज लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इक्विवेलेंस क्लास।
इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। और इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जो वन के साथ रिलेशन में हो, मतलब वन जिन जिन एलिमेंट से रिलेशन में है उन सारे एलिमेंट का एक सेट। तो हम ये बोल सकते हैं कि x सच दैट x कॉमा वन बिलोंग्स टू r, ये रिलेशन में होना चाहिए। और ये जो x है, x जो है इस a में बिलोंग करना चाहिए, मतलब x बिलोंग्स टू a। तो यहां पर यही हम लोग को चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट जो है जो वन वन के साथ रिलेशन में है। अभी के अकॉर्डिंग मतलब जो डेफिनेशन है वो क्या बोल रहा है कि ए कॉमा बी रिलेशन में है। कब? जब ए माइनस बी का मॉड्यूलस जो है वो 4 का मल्टीपल है। तो 4 का मल्टीपल है तो अभी हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इज एक्स सच दैट एक्स माइनस वन का जो मॉड्यूलस होगा दैट इज 4 का मल्टीपल, मतलब 4k फॉर्म में होना चाहिए। एक्स माइनस वन का जो मॉड्यूलस आएगा वो 4k के फॉर्म में आना चाहिए। हम ये बोल सकते हैं कि x सच दैट x माइनस वन इज इक्वल टू 4k। यहां से हम लोग बोलेंगे कि x सच दैट x इक्वल टू 4k प्लस वन। अब आप इसमें देखिए कि 4k प्लस वन के फॉर्म में कौन कौन है। तो यदि हम यहाँ पर वन रखते हैं, वन यदि रखे तो 4 प्लस वन यहाँ पर k जो है k बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये आपको 1 हो सकता है, 5 होगा, 9 होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि 4 से डिवाइड किया जाए, 4 से डिवाइड किया जाए तो वो रिमाइंडर 1 देगा। तो 1 होगा, 5 होगा और 9 होगा। ये बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा। एंड पूरा सेट ए, तो ये मतलब ये कंप्लीट सेट ए, क्योंकि ए में जो एलिमेंट है वो 0 से लेकर के 12 तक एलिमेंट लेना था। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, 2 भी है, 3 भी है। 2 तो मतलब 2 में यदि हम डिवाइड करें तो फिर वो रिमाइंडर 1 नहीं देगा, 3 भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो ये था मतलब रिलेशन का क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा फिर से फंक्शन का है और टाइप ऑफ फंक्शन से रिलेटेड है और फिर से इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 1 1 बट नॉट ऑन 2, मतलब 1 1 ऑन 2 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एफ इज द रिलेशन आर टू आर डिफाइंड दिस। सबसे पहले जो उसका कंडीशन दिया हुआ है उसको समझना चाहिए। और यहाँ जो बोल रहा है एफ इज द फंक्शन आर टू आर, तो ये आपको डोमेन दिया हुआ है जैसा कि मैंने पहले ही बताया। और ये जो चीज होता है ये को डोमेन है, दिस इज द को डोमेन। ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है? ऑन टू के लिए कंडीशन है कि रेंज एंड को डोमेन बराबर होना चाहिए। रेंज इज इक्वल टू को डोमेन, यदि ऐसा है तो ऑन टू होगा, अदरवाइज ऑन टू नहीं है, मतलब इन टू होगा। अब इस के अकॉर्डिंग एफ एक्स, अभी यदि हम इसका ग्राफ बनाए तो आप बहुत ही आसानी से मतलब बन जाएगा। एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू, तो इसका यदि ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब ये पूरे रियल नंबर का है क्योंकि डोमेन पूरा रियल नंबर लेना है और को डोमेन भी पूरा रियल नंबर है। इसका जो रेंज होगा, इस ग्राफ को देख करके आप बोल सकते हैं कि इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑल रियल नंबर, और चूंकि हमारा को डोमेन भी रियल नंबर है तो हम बोल सकते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू को डोमेन। और यदि ऐसा है तो दिस इंप्लाइज, जो मेरा फंक्शन है दिस फंक्शन इज ऑन टू, और ये मेरा फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन में सर्जेक्टिव लिखा रहता है, कहीं ऑन टू लिखा रहता है। ऑन टू दैट इज सर्जेक्टिव, तो ये सर्जेक्टिव ही है। अब हम लोग को क्या चेक करना है? 1 1 फंक्शन। तो 1 1 के लिए चेक करने का बुक में बहुत सारे मतलब दिया हुआ है। एक तो ये मेथड है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट, क्या होना चाहिए कि एफ ए बराबर एफ बी, ये लेना है आपको। फिर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? एफ ए हो जाएगा आपका ए क्यू एंड दिस इज बी क्यू। यहाँ से हम यदि इसको सॉल्व करें तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 0। इसको यदि हम फैक्टराइज करें तो ये हमको देगा ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर। अब यदि हम इसको सॉल्व करें, यहाँ से कम्प्लेक्स रूट आएगा, इसको यदि हम इक्वल करें जीरो के बराबर, ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, तो हमको मिलने वाला है ए इक्वल टू बी। दिस इज ए इक्वल टू बी। तो यदि एफ ए इक्वल टू एफ बी है और हमको इम्प्लाइज क्या दिया है ये, दिस गिव्स ए इक्वल टू बी, इट मीन्स मेरा जो फंक्शन है वो 1 1 है। तो यदि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही बनाना है। अभी के अकॉर्डिंग हम ग्राफ को मतलब अप्रोच कर सकते हैं, चूंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है तो जितना जल्दी बन जाए और समझ में आना भी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस यदि इस ग्राफ को केवल एक पॉइंट पर कट करेगा तो वो 1 1 होगा, अदरवाइज नहीं। तो आप यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक जगह कट किया, कहीं भी यदि हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक जगह कट किया, कहीं भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एक जगह कट किया। एक ये है, इसे पता चल गया कि ये 1 1 है, दिस इज 1 1। 1 1 मतलब इंजेक्टिव, सो दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव। दूसरा एक और उपाय है कि ये जो ग्राफ है ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, और यदि इंक्रीजिंग है तो ये 1 1 हो गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दोनों ही 1 1 होता है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था इसीलिए ये 1 1 फंक्शन है। तो ये जो मतलब क्वेश्चन हुआ 1 1 एंड ऑन टू दोनों हुआ, मतलब ये इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव दोनों है। तो इस फंक्शन को हम लोग मतलब बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइजेक्टिव। खैर इसका डिस्कशन होगा, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जरूर आएगा कि चेक द फंक्शन वेदर इट इज बाइजेक्टिव और नॉट। तो जहां बाइजेक्टिव चेक करना होगा तो वहां पर ये काम कर सकते हैं कि वो फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होना चाहिए। अभी तो हमको केवल चेक करना था 1 1 ऑन 2, तो ये 1 1 बट नॉट ऑन 2, नॉट 1 1 नाइदर 1 1, दिस क्या लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 1 एंड ऑन 2। ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है और इसको बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान में रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बोल रहा है, सेट ए बी, दो सेट हमारा दिया हुआ है और एक फंक्शन दिया हुआ है, बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन एफ इज द बेस्ट डिफाइंड एज। फिर से अब आपको टाइप ऑफ द फंक्शन बताना है। तो इसमें क्या ये सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, क्या है। तो ए हमारा डोमेन हो गया, मतलब डोमेन जो दिया हुआ है सेट ए, द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पर फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। जब भी फंक्शन की बात किया जाए तो आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि उसका डोमेन क्या है और को डोमेन क्या है। तो ये फंक्शन ए टू बी है, तो ये ए जो है वो हमारा डोमेन हो गया, दिस इज द डोमेन, और ये जो बी है दिस इज को डोमेन, को डोमेन, और जो रेंज होगा वो को डोमेन का सबसेट होगा। तो डोमेन हमारा हो गया दिस इज 1 2 3, डोमेन इज 1 2 3, और जो को डोमेन है वो 4 5 6 7। अब जरा आप एक चीज चेक करिए, इसमें 4 है, 5 है, 6 है, 7 है ही नहीं, मतलब 7 इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट, और यदि 7 किसी से रिलेशन में नहीं है तो ये ऑन टू नहीं हुआ। तो ये क्या बोला था, सब्जेक्टिव, तो ये बात ऐसे ही गलत हो गई। फिर क्या बोला, बाइजेक्टिव फंक्शन, ये भी नहीं होगा क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों होना चाहिए और सर्जेक्टिव है नहीं। अब रह गया क्या, इंजेक्टिव, नन ऑफ द अबव। तब चेक करिए कि इंजेक्टिव है कि नहीं। तो इंजेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 1 1, मतलब एवरी सेट ऑफ एलिमेंट बी इज यूनिक हैज ओनली वन प्री इमेज, मतलब बी का जो एलिमेंट है वो एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन में होना चाहिए। आप चाहे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, मतलब इसका यदि हम मैपिंग बना ले, इसको यदि हम एलिमेंट यहाँ पर फिल कर ले, जो डोमेन ए दिस इज बी, ए हमारा है 1, दिस इज 2, दिस इज 3, और बी है 4, दिस इज 5 6 एंड 7। 1 का रिलेशन आपको 4 के साथ था, 2 इज रिलेटेड टू 5 एंड 3 इज रिलेटेड टू 6। साफ दिख रहा है कि मतलब ये 1 1 है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज ओनली वन प्री इमेज, मतलब बी का जो एलिमेंट होता है वो इमेज कहलाता है, और इधर जो मिलेगा वो आपको प्री इमेज कहलाएगा। तो ये भी बात ध्यान में रखना है, कहीं कहीं क्वेश्चन में प्री इमेज और इमेज वर्ड भी डाल देता है। मतलब यदि बोला जाए कि F1 क्या है तो 4 है, F2 क्या है तो ये 5 है,
F3 क्या है, तो ये 6 है। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 4 का प्री इमेज कौन है, तो 4 का प्री इमेज 1 है, 5 का प्री इमेज 2 है, 6 का प्री इमेज 3 है। तो प्री इमेज और इमेज का भी मतलब वर्ड इंक्लूड रहता है, तो वो समझ में आना चाहिए। खैर ये फंक्शन 1 1 है, ऑफ कोर्स इट इज 1 1 1 1, बट नॉट ऑन टू, बट नॉट ऑन टू। ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो रेंज है, इट्स रेंज इज, रेंज मतलब आउटपुट जो हमको मिला है, तो रेंज क्या मिला है तो 4 मिला है, 5 मिला है, 6 मिला है, 7 नहीं मिला है। और ये रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस वी कैन से दैट दिस इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्या बोल रहे हैं कि असर्शन दिया हुआ है, असर्शन रीजन है F1 2 3 4, ये इसका डोमेन हो गया, मतलब 1 2 3 4 से XYZ दिया हुआ है, और F इस तरीके से डिफाइन है, 1 इज रिलेटेड टू X, 2 इज रिलेटेड टू Y, 3 का Z से। P नहीं है, मतलब P इस रेंज में नहीं आया, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। अब क्या बोल रहा है कि F ये दिया हुआ है सच दैट दिस इज 1 1, क्या ये 1 1 है, तो 1 2 3, 1 का रिलेशन 1 2 3, भाई ये बोल रहा है कि ये 1 1 फंक्शन है, ये तो फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन, क्योंकि इसमें 4 का किसी के साथ रिलेशन में नहीं है, 4 मस्ट बी रिलेटेड विथ एनी एलिमेंट ऑफ बी। फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो 4 का तो किसी के साथ है ही नहीं, ये रिलेशन है बट दिस इज नॉट फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं है। दूसरा ये बोल रहा है एफ दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ये बाइजेक्टिव कैसे हुआ, मतलब ये बाइजेक्टिव होने के लिए रेंज और मतलब ये इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होना चाहिए। तो 1 2 3 4 इसमें भी आप देखेंगे तो 4 का किसी के साथ भी नहीं है, 4 इज नॉट रिलेटेड, तो ये भी फंक्शन नहीं है। जब फंक्शन ही नहीं है, जब ये फंक्शन ही नहीं है तो बाइजेक्टिव कैसे, मतलब ये दोनों ही गलत है। तो हम क्या बोल सकते हैं, बोथ ए इज फॉल्स और XYZ P, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 8 एसर्शन रीजन से रिलेटेड है, और इसमें फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक है। क्या दिया हुआ है आपको, ये सेट दे दिया है 1 2 3 4 एंड XYZ P, एफ डिफाइन कर दिया ऑलरेडी, यहाँ पर दिया हुआ है एफ जो है ये फंक्शन दिया हुआ है 1 2 3 एंड दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 इज रिलेटेड टू X, 2 इज रिलेटेड टू Y, 3 इज बोल रहा है कि बाइजेक्टिव फंक्शन। मेरे भाई ये सेट है, सेट ए, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। यदि एफ फंक्शन है ए टू बी, देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। लेकिन यहाँ पर तो 4 का किसी के साथ रिलेशन ही नहीं है, और यदि 4 किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन में नहीं है, इट मीन्स दिस इज नॉट द फंक्शन। ये रिलेशन हो सकता है, ये रिलेशन है बट नॉट फंक्शन, और ये बोल रहा है कि दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। जब ये फंक्शन ही नहीं है तो फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात कहाँ से आ रही है, सो दिस इज नॉट फंक्शन, और ये असर्शन जो है इसका फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। आप एक बार रीजन को भी देख लीजिए, आंसर तो यही यहाँ पर ही आ गया, असर्शन इज फॉल्स। और दूसरी बात, रीजन क्या कह रहा है उसको भी समझते हैं। द फंक्शन दिस 1 2 3 ये दिया हुआ है, सच दैट एंड 1 2 3 दिस इज 1 1, तो XYZ मतलब 1 2 3, 1 का रिलेशन X के साथ, 2 का Y के साथ, 3 का Z के साथ, ये 1 1 है, और मतलब R इज ट्रू, A इज फॉल्स, R इज ट्रू, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये सही है इसका आंसर। नेक्स्ट फिर से आपको वही रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में आ गया है, और बोल रहा है कि एक एलिमेंट आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब ए का जो कार्डिनल नंबर है वो 3, और पूछ रहा है कि कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा, तो कितने रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए मतलब एवरी एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, और उसके अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो इंक्लूड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
तो उसको निकालने का मैंने अभी फार्मूला बताया था कि यहाँ पर एलिमेंट n है, तो यहाँ फार्मूला होगा 2 टू दी पावर n इंटू n माइनस वन। तो यहाँ हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 माइनस वन 2, तो यह हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 टू जा 6, और 2 टू दी पावर 6 होता है आपको 64। तो इसका आंसर होना चाहिए 64 इज द 64 इज द करेक्ट आंसर। तो यदि किसी भी एलिमेंट में अब 64 रिलेशन लिखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम लोग दो देखे थे। यदि केवल दो एलिमेंट था सेट में तो 4 रिलेशन बन रहा था, और जब 3 एलिमेंट केवल एक एलिमेंट बढ़ जाने से देखिए इसमें कितना रिलेशन बन रहा है। तो इसीलिए इस फार्मूला की जरूरत है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने का जो ये फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब कैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करके, कॉम्बिनेशन का यूज करके वो डिराइव किया जाता है। तो खैर डेरिवेशन अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ से। इससे पिछला वाला भी आपको सब्जेक्टिव ही था, अब ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चेक वेदर द फंक्शन दिस इज डिफाइंड एज दिस इज 1 1 और नॉट। बोल रहा है कि ये 1 1 है कि नहीं। तो इसको बनाने का जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पेपर लिखने का जो तरीका है, तो वो आपका जो स्टेटमेंट है दैट शुड बी इन प्रॉपर वे, एंड इफ इट इज पॉसिबल दैट ग्राफ इफ यू कैन ड्रॉ इट देन इट इज मोर बेटर। यदि सॉल्यूशन के साथ आप ग्राफ दिखा पा रहे हैं तो वो आंसर मोर अप्रोप्रिएट माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे बनाया जाए काफ़ी डिटेल में, क्योंकि 1 1 चेक करना है 1 1 है या नहीं है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसका डोमेन है, दिस इज द डोमेन, और ये जो है इसका रेंज है, मतलब को डोमेन है। तो डोमेन इज ऑल, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी। अब हमको देखना यह है कि यदि हम एफ ए, मेरा एफ ए और एफ बी बराबर हैं, तो ए और बी बराबर आ रहा है या नहीं। यदि ए एंड बी विल बी इक्वल तो ये 1 1 हो जाएगा, अदरवाइज 1 1 नहीं होगा। तो यहाँ एफ ए के जगह हम लोग ए क्यू लिखेंगे एंड दिस इज बी क्यू। इसको हम इधर करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, दिस इज इक्वल टू 0। इसको यदि देखा जाए तो ए माइनस बी एंड दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड दिस इज बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0। यदि हम यहाँ से ए माइनस बी को 0 करते हैं तो ए इक्वल टू बी। अब इसको यदि हम लोग 0 करेंगे भी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको कम्प्लेक्स रूट आएगा, क्योंकि इसका ये खुद में दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए में एक के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका यदि हम डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी इक्वल टू 0। आप जरा देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट, ए के जगह यहाँ 1 है एंड बी के जगह स्मॉल बी है और सी के जगह बी स्क्वायर है। यदि इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक किया जाए तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 इंटू बी स्क्वायर, जो कि आपको बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर और ये माइनस 3b स्क्वायर। बी स्क्वायर पॉजिटिव रियल नंबर आएगा और ये माइनस लगा हुआ है तो ये पूरा निगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब आपका डी जो है, डी आपका निगेटिव है, डी इज निगेटिव, और यदि डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है इसका मतलब यहाँ से आपको कॉम्प्लेक्स रूट मिलने वाला है, कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा। इसीलिए इसको सॉल्व करने से हमको रियल वैल्यू नहीं मिलेगा और कॉम्प्लेक्स हमारा जो डोमेन है वो रियल नंबर में है। तो केवल और केवल ए इक्वल टू बी हमको मिल रहा है, और यदि ए इक्वल टू बी है मतलब हमारे पास क्या आ गया 10। हम क्या बोल सकते हैं 10, चूंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अब कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि यहीं से डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे, ये नहीं लिखेंगे। मेरे भाई यदि ये पॉसिबिलिटीज हैं तो ये आपको लिखना पड़ेगा, इससे आंसर क्यों नहीं आएगा वो भी आपको मेंशन करना चाहिए। तो और मतलब क्या रीजन है तो वो पूरा दिखाना पड़ेगा, नहीं क्यों लिखेंगे। यदि है पॉसिबिलिटीज है तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा। 10 हम क्या बोल सकते हैं कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज एफ एक्स जो मेरा फंक्शन था एफ इज 1 1, ये 1 1 है।
तो ये फाइनल आंसर हुआ। अब ये बन गया। इस बात को यदि देखा जाए तो इसको हम ग्राफ के हेल्प से भी बना सकते थे। ग्राफ के हेल्प से कैसे बनाते हैं, यदि ग्राफिकल अप्रोच में देखा जाए, ग्राफिकल अप्रोच तो बहुत ही आसान है। ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच यदि देखा जाए तो आपको जो दिया हुआ है वो y इक्वल टू एक्स क्यू, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब एफ एक्स, ये एफ एक्स को मैंने y माना, तो दिस इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, ये दिया हुआ था। इसका यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्यूबिक फंक्शन है और इसका ग्राफ ऐसे आएगा, इस तरीके से इसका ग्राफ है। ये क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ है और इस ग्राफ में मतलब जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है। इस ग्राफ को यदि देखा जाए तो ये केवल और केवल इंक्रीजिंग फंक्शन है। यदि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करें तो इसको एक जगह कट किया है, केवल और केवल एक पॉइंट पर कट करा, मतलब ये 1 1 है। कहीं भी यदि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करें तो वो ग्राफ को एक जगह कट कर रहा है। यदि मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता तो फिर ये मेनी वन हो जाता। तो अभी हम बोल सकते हैं कि दिस इज 1 1, ये 1 1 है। 1 1 मतलब इंजेक्टिव। तो कहने का मतलब इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, मतलब आप ग्राफ का भी हेल्प ले सकते हैं। और ये जो सॉल्यूशन है तो ये दोनों सॉल्यूशन यदि इंक्लूड कर दिया जाए तो और बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन का क्वेश्चन है और इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोल रहा है, सेट एस दिया हुआ है एंड आर इज द रिलेशन, व्हिच एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर बी रिमूव्ड टू मेक इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें से कौन सा एलिमेंट हटा दिया जाए ताकि वो इक्विवेलेंस बनेगा। और ऐसा ही क्वेश्चन एमसीक्यू में भी था। तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा। दिस इज रिफ्लेक्सिव, इट शुड बी रिफ्लेक्सिव, इट शुड बी सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी होना चाहिए, एंड इट शुड बी ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव ही होना चाहिए। A relation which fulfills all these three conditions will be equivalence। अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, खुद का खुद से, मतलब a कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर। फिर b कॉमा, इसमें क्या होना चाहिए, इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस शुड इम्प्लाइज b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। और ट्रांजिटिव होने के लिए a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यदि ऐसा है तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए 1 1, ये डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल है, डायगोनल है। यदि 1 का 2 से है, 1 का 2 से है तो 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 तो है ही नहीं। इसके लिए सिमेट्रिक, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, और यदि ये सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं है। इसीलिए 1 2 को यदि हम इसमें से हटा दिया जाए, इफ वी रिमूव 1 2, इफ 1 2 विल बी रिमूव्ड, चूंकि सब्जेक्टिव है तो आपको लिखना पड़ेगा इफ 1 2 विल बी रिमूव्ड, देन जो हमारा रिलेशन बनेगा वो आपको मिलेगा 1 1 2 2 एंड दिस इज 3 3। और ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है, इट मींस इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस इट इज इक्विवेलेंट रिलेशन। और तब हम बोल सकते हैं व्हिच इज इक्विवेलेंस। तो ये आपको फाइनल आंसर इस तरीके से लिखना चाहिए। सो दिस इज द आंसर। तो उससे मतलब जो सब्जेक्टिव पेपर है तो उसमें आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इक्विवेलेंट रिलेशन आर इन ए, डिवाइड इट इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस A1 A2 A3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसका वैल्यू पूछ रहा है, मतलब A1 यूनियन A2 यूनियन A3, तीनों का यूनियन, और फिर आपको तीनों का इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो जो इक्विवेलेंस क्लासेज होते हैं और ये जो A1 A2 A3 होता है वो मतलब डिसजॉइंट सेट में इसको डिवाइड करता है। और यदि सबको मिला दिया जाए तो वो से मतलब एस सेट मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि A1 यूनियन A2, A1 यूनियन A1 यूनियन A2 यूनियन A3, इसको यदि मिलाया जाए तो ये एस होगा। और दूसरा आपसे पूछा गया है कि इंटरसेक्शन, तो ये डिसजॉइंट सेट में, डिसजॉइंट मतलब कॉमन कुछ नहीं होता है, तो A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, तो ये आपको 5 होता है। तो ये था, इस तरीके से आप बना सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर आर डिफाइंड ऑन दिस इज अ फंक्शन और नॉट जस्टिफाइड। बोल रहा है कि ये फंक्शन है या नहीं, आप इसको जस्टिफाई करें। जस्टिफाई का मतलब हुआ कि यदि ये फंक्शन है तो क्यों है, और यदि ये फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है, मतलब दोनों ही बात को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, ये जो रिलेशन है वो कंप्लीट रियल नंबर में है, पूरे रियल नंबर में है। तो इसका जो डोमेन हुआ, डोमेन 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 इज ऑल रियल नंबर। अब यदि डोमेन ऑल रियल नंबर है तो रूट ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए कैन नॉट बी डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट वो कम्प्लेक्स हो जाता है, तो रूट ए डिफाइन नहीं हो पाएगा। और यदि ये डिफाइन नहीं है तो फिर ये फंक्शन नहीं हो पाएगा। हेंस हेंस एफ इज नॉट फंक्शन, और ये फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, रिलेशन इन सेट ए इज कॉल्ड इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू दिस। यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स था और इसको भरना था कि क्या होना चाहिए। A relation in set A is called which kind of relation? If each element of A is related to itself. So if each element A is related to itself, then it is called as a reflexive relation. तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होगा reflexive relation. So this is reflexive relation. Reflexive relation. यदि यहाँ पर ये लिखा रहता कि रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली, तो फिर वो आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि लेट ए आपको सेट दिया हुआ है, आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब रिलेशन विच इज ऑल रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो वो तीनों है। ऑन ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है डिफाइंड बाय दिस, और ये आपको मतलब ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी इफ एंड ओनली इफ। ये जो आई डबल एफ लिखा हुआ है, आई डबल एफ, तो ये आपको लिखा हुआ है इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब होता है डबल इंप्लाइज, इफ एंड ओनली इफ, मतलब इस तरह का सिंबल ये दोनों साइड से ट्रू होता है। इफ दिस इंप्लाइज दिस, देन दिस इज इंप्लाइड बाय दिस। तो दोनों एल एच एस और आर एच एस दोनों मतलब इंप्लाइड करेगा। तो फाइंड इक्विवेलेंस क्लास दिस, आपसे बोला गया है 1,3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा। तो यदि 1,3 की बात किया जाए, दिस इज 1,3, इसका मतलब हुआ इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1,3। अब यहां पर इसका मतलब ये होता है कि ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जो 1,3 से रिलेशन में हो, 1,3 के साथ रिलेशन में है, तो हम क्या बोलेंगे कि x कॉमा वाई सच दैट x कॉमा वाई रिलेटेड टू 1,3। और ये जो x कॉमा वाई है, दिस x कॉमा वाई मस्ट बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कॉमा ए में होना चाहिए। अब यहां से इस बात को क्या हम लिख सकते हैं, x कॉमा वाई सच दैट x कॉमा वाई रिलेटेड टू 1,3। तो रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, इट मीन्स ए प्लस डी, ए और डी का सम, ए और डी, तो यहां हो जाएगा एक्स एंड वन, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू बी प्लस सी। क्या लिखा हुआ है, बी प्लस सी, बी मतलब वाई, वाई प्लस वन, ये होना चाहिए। एंड एक्स कॉमा वाई जो है दिस बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए में होना चाहिए। अब यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एक्स और वाई प्लस थ्री, सॉरी यहां पर वन नहीं है, वाई प्लस थ्री होगा, एक्स प्लस थ्री यहां पर दिया हुआ था
ए और डी, तो x प्लस 3 होना चाहिए, यहां पर y प्लस 1 होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3 जो कि -2 है, एंड x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि y माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 2, x कॉमा वाई सच दैट y minus x is equal to 2, where x comma y belongs to a। y बड़ा एलिमेंट है, x छोटा एलिमेंट है, ये दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं, यदि हम यहाँ पर x के जगह 1 लिखते हैं तो y क्या होना चाहिए, तो मतलब इससे 2 बड़ा जो कि 3 होगा, ये दोनों का डिफरेंस। यदि हम x के जगह 2 लेते हैं तो क्या होना चाहिए, x के जगह 2 लेंगे तो y हो जाएगा 4। यदि हम x के जगह 3 लिखते हैं, x के जगह 3 लिखते हैं तो y क्या लिखना पड़ेगा 5। अब जरा आप देखिए a में एलिमेंट जो है 1 2 3 4 4 तक ही है, तो ये 5 नहीं होगा, इसलिए ये नहीं होगा। ये नहीं होगा तो हमको ये लिखना ही नहीं चाहिए, मतलब ये नहीं आएगा, बस इतना ही होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 1,3 2,4, दिस इज द आंसर। मतलब ये जो इक्विवेलेंस क्लास आपको दिया हुआ है 1,3 का, तो ये आया 1,3 2,4। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1,3 इट मीन्स, मतलब बात आंसर तो हो गया, लेकिन इसको और मतलब हम समझते हैं। हम क्या बोल सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि 1,3 जो है रिलेशन में होगा किसके साथ, 1,3 के साथ। क्यों होगा इसको जरा चेक करके देखते हैं। ये इसलिए होगा क्योंकि इस दोनों का क्या बोला गया था, ए प्लस डी, ए प्लस डी, तो ये ए है और ये डी है, मतलब ए प्लस डी 1 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 1, 3 प्लस 1। यस, ये बात सही है, ये है तो ये है और ये है तो ये है, तो इसको हम लोग डबल, दिस इंप्लाइज अनइम्प्लाइड बाई दिस, तो इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ था इफ एंड ओनली इफ। दूसरी बात, दिस 1,3 इज ऑल्सो रिलेटेड विद दिस 1,3 जो है यहाँ पर 1,3, दिस दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू 2,4। क्या ये बात सही है, तो इसको चेक करके हम लोग देखते हैं। 1,4 यदि हम 1 प्लस 4 लेते हैं तो ये 5 होगा, और 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 हम लेते हैं, दिस इज ऑल्सो 5। तो ये है तो ये बात सही है, और ये है तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दिस एंड इंप्लाइड बाय दिस, तो इसीलिए ये रिलेशन मतलब ये हुआ। तो इसका ये फाइनल आंसर है। मतलब इक्विवेलेंस क्लास क्या बोलता है, किसी भी सेट एलिमेंट का यदि इक्विवेलेंस क्लास निकालना हो तो उसके साथ कौन कौन से एलिमेंट उसके रिलेशन में है, उसका जो सेट होगा वही इक्विवेलेंस क्लास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दिया हुआ है ए इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5 बी अ रिलेशन देन फाइंड द रेंज ऑफ आर। बोल रहा है कि रेंज क्या है आर का, आर मतलब रिलेशन, आर मतलब रिलेशन, आर रियल नंबर नहीं है। तो इसको मतलब बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है, इसमें ये जो कंडीशन दिया हुआ है वो इसमें पुट कर देंगे डायरेक्ट। तो चूंकि प्राइम नंबर है और लेस देन 5 है, तो ए क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए 2 3 हो गया, क्योंकि 5 से लेस लेना है। तो हमारा जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा 2,8 बनेगा, क्योंकि 2 का पावर 3, एंड अगला होगा 3 और 3 का पावर 3। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2,8 एंड दिस इज 3,27। मेरे भाई रेंज पूछा है, रेंज ऑफ द रिलेशन, रेंज ऑफ द रिलेशन, तो ये हो गया आपको जो y कोऑर्डिनेट है सेकंड एलिमेंट, 8,27 ये आपका फाइनल आंसर है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इक्विवेलेंस क्लास का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विवेलेंस क्लास, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी दोनों तीनों चेक हो जाता है, और ये मतलब 5 नंबर क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं, तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या बोल रहा है, लेट आर बी द इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट दिस गिवन बाय दिस,
राइट द इक्विवेलेंस क्लास जीरो, जीरो से जीरो का जो इक्विवेलेंस क्लास है वो लिखना है। मतलब जीरो के साथ कौन कौन से एलिमेंट, जीरो के साथ कौन कौन से एलिमेंट है जो रिलेशन में है उसका सेट। तो वो कैसे लिखेंगे, तो जो रिलेशन का डेफिनेशन है उसको फुलफिल करते हुए हम लोग उसको लिख पाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहली बात, जीरो, दिस इज जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x सच दैट, x कॉमा जीरो बिलोंग्स टू आर एंड x बिलोंग्स टू ए, सेट ए। यदि बुक में देखा जाए तो ऐसे भी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए सच दैट x कॉमा जीरो बिलोंग्स टू आर, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। दूसरी बात, x कॉमा जीरो या जीरो कॉमा एक्स भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर हुआ x सच दैट, इसका मतलब यह हुआ कि ए का वैसा एलिमेंट जो x कॉमा जीरो रिलेशन में है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, x कॉमा जीरो रिलेशन में होने के लिए रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, a कॉमा बी रिलेशन में है, इट मीन्स टू डिवाइड a माइनस बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टू डिवाइड्स किसको, टू डिवाइड्स a माइनस बी, मतलब x माइनस जीरो रिलेशन का जो डेफिनेशन है। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसका डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, बना करके लिखना पड़ेगा। तो ये आपका स्टेटमेंट चेक होगा कि आप कैसे लिख रहे हैं। रिलेशन लोग इग्नोर कर देता है कि ये काफ़ी, मतलब इसमें क्या ही है, ये चैप्टर बहुत काम का नहीं है। बट रिलेशन का जो स्टेटमेंट है, रिलेशन का जो क्वेश्चन आता है उसको लिखने का जो तरीका होता है वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, उसको समझना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको लैंग्वेज पे ध्यान रखना होगा कि कैसे स्टेटमेंट लिखा जाए। यदि चेक करने के लिए आता है कि चेक वेदर इट इज इक्विवेलेंट और नॉट, तो वहाँ पर तीनों लिखना और उसमें बिना कोई नंबर लिए, बहुत लोग तो नंबर पुट करके बना देता है, बट इन जनरल स्टेटमेंट कैसे लिखा जाना चाहिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम यहाँ पर हाईली रिकमेंड करेंगे कि इस तरह का जो क्वेश्चन है, जो सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है रिलेशन का, उसको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो यहाँ पर x सच दैट टू डिवाइड x माइनस जीरो, फिर हम इसको क्या लिखेंगे, x सच दैट टू डिवाइड्स x माइनस जीरो, मतलब x टू डिवाइड्स x। तो भाई x क्या है, x इज मल्टीपल ऑफ टू, मतलब x इवन नंबर होना चाहिए। तो इसमें इवन नंबर क्या क्या है वो आप देख लीजिए। एक तो खुद जीरो ही आ जाएगा, टू जीरो को डिवाइड कर रहा है तो एक जीरो आ जाएगा, दूसरा टू आ जाएगा, नेक्स्ट आपको फोर आ जाएगा, चूंकि फाइव तक ही लेना है तो यही हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इक्विवेलेंस क्लास है ये आपको आ गया जीरो टू फोर, मतलब ये वैसे एलिमेंट का कलेक्शन है जो जीरो के साथ रिलेशन में है। हम ये बोल सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जीरो कॉमा जीरो बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हुआ। फिर हम क्या बोल सकते हैं कि जीरो कॉमा टू दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, जीरो कॉमा टू लिखे या टू कॉमा जीरो लिखे बात बराबर ही है। फिर हम बोल सकते हैं जीरो कॉमा फोर दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, आप ये बात लिखे, या आप इसी को मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, टू कॉमा जीरो बिलोंग्स टू आर, फिर हम लिख सकते हैं फोर कॉमा जीरो बिलोंग्स टू आर। और ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि यदि हम जीरो कॉमा जीरो की बात करें, जीरो कॉमा जीरो, तो जीरो माइनस टू डिवाइड्स, टू किसको डिवाइड कर रहा है, टू डिवाइड्स जीरो माइनस जीरो, टू डिवाइड जीरो माइनस जीरो, दिस इंप्लाइज जीरो कॉमा जीरो बिलोंग्स टू आर। उसी तरह से टू डिवाइड्स टू कॉमा टू माइनस जीरो, दिस इंप्लाइज टू कॉमा जीरो बिलोंग्स टू आर। तो इस तरीके से फिर हम क्या बोल सकते हैं कि टू डिवाइड्स फोर कॉमा जीरो, टू डिवाइड्स फोर माइनस जीरो, टू डिवाइड्स फोर माइनस जीरो, दिस इंप्लाइज फोर कॉमा जीरो जो है रिलेशन में है। तो इस तरीके से इक्विवेलेंस क्लास का आंसर तो यही आ गया, लेकिन हम इसको और डिटेल में ये बताए कि इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी नहीं जानते हैं कि जैसे ये बन तो गया बट उसका एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ। तो वो चीज़ क्या कहना चाह रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए मैंने इस बात को लिखा। नेक्स्ट क्या बोला है, अ रिलेशन आर, इफ आर इज द रिलेशन और नेचुरल नंबर देन राइट द रेंज। आपको रेंज लिखना है, रेंज मतलब वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है तो वाई क्या क्या हो सकता है, और ये जो एक्स कॉमा वाई है वो नेचुरल नंबर में होना चाहिए, यहाँ पर बोला गया है नेचुरल नंबर में। तो यहाँ बात करेंगे हम लोग रेंज की। तो सबसे पहली बात, यहाँ x प्लस 2y ये है आपको 8, तो यहाँ से हमारे पास 2y इक्वल टू क्या होना चाहिए, 8 माइनस एक्स, तो y क्या होना चाहिए, 8 माइनस एक्स बाई 2। भाई 8 माइनस एक्स बाई 2, अब आप यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे, x एंड y दोनों ही नेचुरल नंबर में है, और नेचुरल नंबर होता क्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलते रहेगा मेरे भाई। यदि हम यहाँ पर इफ x इक्वल टू 1 लिखते हैं तो y कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1 बाई 2 जो कि 7 बाई 2 विच डज नॉट बिलोंग्स टू n, तो ये नहीं लेंगे। इफ x बिलोंग्स टू 2 तो y क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 बाई 2, तो ये आपको मिलने वाला है 6 बाई 2 जो कि 3 होगा, और ये नेचुरल नंबर में है तो 3 लेंगे। इफ x बिलोंग्स टू 3, 3 नहीं होगा लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लिख करके दिखा रहे हैं 8 माइनस 3, इफ वी टेक 8 माइनस 3, 8 minus 3 by 2, 5 by 2, again this is not natural number। if x equal to 4 तो y हो जाएगा हमारा 8 माइनस 4 बाई 2, तो ये हो जाएगा मतलब 4 बाई 2, और यहाँ से हम लोग को मिलने वाला है दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि 2 4 बाई 2 हो जाएगा आपको 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेक्स्ट इफ 5 अगेन नहीं होगा, 6 x इज इक्वल टू 6, तो हमारा जो y होगा y विल बी इक्वल टू 8 माइनस 6 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 बाई 2 जो कि 1 है, एंड दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इफ x बिलोंग्स टू 7 नहीं होगा क्योंकि 7 ऑड नंबर है, यदि हम 8 रखते हैं तो y हो जाएगा 8 माइनस 8 बाई 2 जो कि 0 बाई 2 होगा, और ये आपको 0 होगा, 0 डज नॉट बिलोंग टू n। यदि हम इसके आगे जाएंगे तो फिर ये निगेटिव में आ जाएगा। इफ x 9 तो होगा नहीं, यदि हम 10 लेते हैं तो y बिलोंग्स टू 8 माइनस 10 बाई 2, ये माइनस 2 बाई 2 जो कि माइनस 1 है, बाकी जितने होगा वो आगे सारे मतलब चाहे इवन ले या ऑड ले सबके सब नेचुरल मतलब निगेटिव आ जाएगा, तो फिर वो नहीं लेना है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हेंस रेंज इज इक्वल टू, तो आपका रेंज क्या आ गया, रेंज, सो द रेंज इज इक्वल टू, रेंज आपको आ गया ये आया है, मतलब यहाँ पर 3, दिस इज 3, देन आपको मिला है यहाँ पर 2, फिर हम लोग को मिला है 1, इसी चीज को हम लोग 1 2 3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यही इसका फाइनल आंसर है। तो ये जो रिलेशन दिया हुआ था, इस रिलेशन का जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग रेंज की बात किया जाए तो 1 2 3 है, दिस इज द रेंज। दो सेट दिया हुआ है ए एंड बी, एंड एफ दिया हुआ है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और आपको बताना है कि एफ इज 1 1 और नॉट, एफ 1 1 है कि नहीं, मतलब एफ इंजेक्टिव है कि नहीं। और इंजेक्टिव के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, एक का एक के साथ, मतलब यूनिक होना चाहिए। यूनिक क्या, बी का जो एलिमेंट है वो ए के एक ही एलिमेंट से रिलेशन में होना चाहिए। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज ओनली वन प्री इमेज, एक ही प्री इमेज होना चाहिए। या नहीं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एवरी इमेज ऑफ बी हैज ओनली वन प्री इमेज। तो ये सब बोलने का तरीका है। अब इसको लिखा कैसे जाए, तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसको देख करके ही आंसर दिया जा सकता है। ये एफ आपको दिया, दिस इज एफ, और इधर जो है दिस इज ए और बी, जो दो सेट था, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और ये हमारा एफ है। ए इज द डोमेन, तो डोमेन में कौन सा एलिमेंट है, 1 है, 2 है एंड दिस इज 3। बी में क्या क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अब आप यहाँ देखिए कि 1 इज रिलेटेड टू 4, 1 का रिलेशन 4 के साथ है, 2 इज रिलेटेड टू 5,
and 3 is related to 6. So every element of set B has a unique pre-image, hence we can say that F is 1 1. तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो लिखना पड़ेगा एवरी, एज वी कैन सी दैट, एज we can see that every element of set B has unique pre-image, unique pre-image, hence given function, जो आपका फंक्शन दिया हुआ है, hence given function is 1 1, ये आपका फंक्शन जो है वो 1 1 है, दैट इज इंजेक्टिव, और यही क्वेश्चन था और ये इसका मतलब आंसर हुआ। आप ये भी बोल सकते हैं इसमें यदि चाहे तो कि हियर ए कॉमा बी, यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी। यदि हम ऐसा लेते हैं तो दिस इंप्लाइज क्या हम बोल सकते हैं, ए बराबर बी, एफ ए और एफ बी तभी बराबर होगा जब ए और बी बराबर है। तो ये भी बात बोल सकते हैं। इसी को एक और तरीके से बोला जा सकता है कि इफ ए नॉट इक्वल टू बी, तो दिस इंप्लाइज एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। अलग अलग बुक में आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके से बातों को लिखा रहता है, सेम बात होते हैं, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो बातों को समझना है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, तो इस तरीके से किसी भी फॉर्म में आंसर दिया जा सकता है।